नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीएसटी बुक्स की। आपको ध्यान देना है, जीएसटी की बुक हमारे हाथ में है। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, और ये आपका जीएसटी की पहली क्लास होगी। हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से अलग से क्लास उपलब्ध है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी क्लास, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में पूरी की पूरी लाइन से क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जीएसटी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, पूरा का पूरा नाम। जी का मतलब होता है गुड्स, यस का मतलब है सर्विसेज, और टी का मतलब है टैक्स। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान देना है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जीएसटी को पढ़ने से पहले हमें टैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ध्यान देना है, जीएसटी को पढ़ने से पहले हमें टैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टैक्स मतलब होता है कर। आपको ध्यान देना है, आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे के पूरे हम, चाहे न्यूमेरिकल होंगे इसमें, चाहे थ्योरिकल होंगे, जो भी हमें मिलेगा लाइन से पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले आप जो समझेंगे कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, तो आपको समझना है सरकार जो होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे नगर पालिका हो गया, ये सब लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, उस सरकार को देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश में विकास करने के लिए, बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, देश में जो आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहे हैं, बिजली बन रही है, बिजली आती है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तमाम तरह के डेवलपमेंट होते रहते हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए पैसा, धन। क्या चाहिए सरकार को? इन सभी के लिए, इसके अतिरिक्त और जो भी होगा उनके लिए सरकार को चाहिए धन। सरकार, गवर्नमेंट, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे एमपी की, चाहे राजस्थान की, चाहे दिल्ली की, अदर स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ की स्टेट होगी वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। और अपने यहाँ भारत सरकार, पूरे का जब मिला दिया जाए तो भारत सरकार। अपने प्रदेश को या देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। धन कहाँ खर्च किया जाएगा? देश को चलाने में, देश को सुरक्षित रखने में। सुरक्षा का मतलब होता है पुलिस बल होता है, आर्मी होती है, तमाम फोर्सेस होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। ठीक है, विकास के मायने में रखें आप तो देखो, नदियों का विकास, पुल बनवाना होता है, सड़क बनवाना होता है, स्कूल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बनवाने पड़ते हैं, लाइट लगवानी पड़ती है, खड़ंजा बनवाना पड़ता है, नाली बनवानी पड़ती है। तमाम तरह के विकास कार्यों पर सरकार को पैसा खर्चा करना पड़ता है। बाहरी आक्रमणों से बचाने का मतलब है देश को सुरक्षित रखने के लिए कोई विदेशी व्यक्ति, कोई दूसरा देश वाला अगले देश पर आक्रमण ना कर पाए, कोई भी देश हो। उसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार कर के रूप में जनता से, व्यक्ति से, संस्थाओं से, कंपनियों से धन जो वसूल करती है उसे ही टैक्स कहा जाता है, उसे ही कर कहा जाता है।
सरकार इन सब कार्यों के लिए जनता से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो कोई, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो कोई, किसी विदेश की गवर्नमेंट हो कोई, अपने देश को चलाने के लिए जो धन वसूल करती है जनता से, उसे कहा जाता है टैक्स। हमारे पास बुक है, इस बुक का जब उपयोग करेंगे तो और बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे। ये बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, लिखा गया है इसमें, लेकिन पब्लिकेशन कोई हो, सब में वही नियम है, सब में वही कानून है, सब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है और कुछ नहीं रहता है। कहा गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखा करके पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट बना करके लिखना पड़ेगा। बिना कॉपी नोट बनाए आपका कल्याण नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। कहा गया है, कर वह शुल्क की दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। कर वह शुल्क होता है, ठीक है, जो सरकार द्वारा, व्यक्ति का मतलब होता है हमारे ऊपर लगता है, आपके ऊपर लगता है, आपके किसी पड़ोसी के ऊपर लगता होगा, जनता के ऊपर जो टैक्स लगता है, कोई भी जनता हो। उत्पाद का मतलब होता है, जैसे मार्कर खरीदा गया है हमारे द्वारा तो इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है। किताब खरीदी गई है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है। मोबाइल खरीदा गया है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है। टेस्टर खरीदा गया है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है। एक शर्ट खरीदा गया है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है। ये मोबाइल का जो माइक होता है, ये माइक है, माइक जो है, ये माइक जो है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया है, इसे बोलेंगे उत्पाद पर कर, ठीक है। अब आगे दिया गया है, सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर बैठता है, डॉक्टर कहीं पर बैठता है अपने ऑफिस को खोल करके, इंजीनियर कहीं पर बैठता है अपनी ऑफिस को खोल करके। हम आपको कोचिंग दे रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं सर्विस टैक्स, सेवा का कर। जब आप कहीं पर सेवा दे करके अमाउंट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा उसे सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहा गया है आगे, कराधान का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्ययों की पूर्ति करना। कराधान मतलब टैक्स लगाने का मेन उद्देश्य सरकार का क्या होता है? सरकार गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा किया जाता है। सरकार आप देखते होंगे तमाम तरह की योजनाएं लागू करती है, राशन बंटवाने का काम सरकार करती है, स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का काम सरकार करती है। सरकार का मतलब कोई भी सरकार हो, लैपटॉप बांटने का काम सरकार करती है, मोबाइल बांटने का काम सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। सरकारें सड़कें बनाने का काम करती हैं, रेलवे बनाने का काम करती हैं, मेट्रो बनाने का काम करती हैं, पुल बनाने का काम करती हैं। तो वहाँ पर क्या है, सरकार को पैसा लाने की ज़रूरत होती है। सरकार खर्चा कहाँ से करेगी? सरकार जनता से टैक्स के रूप में वसूलती है, जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, किसी उत्पाद पर लगाया जाता है, किसी सेवा पर लगाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम टैक्स कहते हैं। तो इन लोगों से, इन जगह से पैसा वसूलेगी और फिर जनता के ऊपर खर्च करती है। आगे कहा गया है, कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए अनिवार्यता खर्च किए जाने वाला कोष है। जो सरकार टैक्स के रूप में पैसा प्राप्त करती है, किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं खर्च किया जाता, किसी विशेष संस्था पर नहीं खर्च किया जाता, वो एक तरह से सार्वजनिक होता है, जिसका उपयोग डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर सभी को होने वाला है, जिसका यूज, जिसकी बेनिफिट, जिसका लाभ सार्वजनिक तौर पर कई जगह पर, चाहे डायरेक्ट प्रॉफिट हो चाहे इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो, हर जगह होने वाला है। आगे कहा गया है, तथा यह सेवाओं के बदले में दिया गया भुगतान नहीं है, मतलब सबके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि हमने टैक्स दिया हमारे ऊपर सरकार खर्च करेगी, आपने टैक्स दिया आपके ऊपर खर्चा करेगी। किसी अरबपति ने टैक्स दिया, करोड़पति ने टैक्स दिया, खरबपति ने टैक्स दिया तो उसी के ऊपर सरकार खर्चा करेगी, ऐसा नहीं है। किसी कंपनी ने टैक्स दिया और उसी कंपनी के ऊपर पूरा पैसा खर्चा होगा,
ऐसा नहीं है, ये सब पर खर्च किया जाता है, एक तरह से सार्वजनिक होता है। उसके बाद कहा गया है करदाता अपने द्वारा भुगतान किए गए करों के बदले में समान लाभों का दावा नहीं कर सकता। कोई भी टैक्स दे, मान लीजिए मैंने दिया 10,000 टैक्स, थोड़ी देर के लिए मानिए सरकार को मैंने दिया 10,000 टैक्स, 10,000 रुपया टैक्स, वह दावा नहीं प्रस्तुत कर सकता कि हमने 10,000 टैक्स दिया है। किसी ने 10 लाख टैक्स दिया है, किसी ने 10 करोड़ टैक्स दिया है, तो वह दावा नहीं कर सकता कि यह टैक्स का पैसा जो है हमारे ऊपर ही खर्च किया जाए। कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। कोई 10 लाख दे दे, कोई 10 करोड़ टैक्स दे दे, कोई दावा नहीं कर सकता। अगला है कर वह अनिवार्य शुल्क है जो सरकार द्वारा अपने सामान्य व्ययों की पूर्ति के लिए नागरिकों पर लगाया जाता है। कर जिसके ऊपर लग गया उसको कर देना ही है, वह छुटा करके भाग नहीं सकता। ठीक है, करदाता को इसके बदले में कोई लाभ नहीं दिया जाता। कोई भी टैक्स हो, हमसे सरकार ने मान लीजिए 10,000 रुपया टैक्स लिया, सरकार के यहाँ हम दावा नहीं प्रस्तुत कर सकते कि सरकार हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट दे, 10,000 रुपये का बेनिफिट दे, कोई 10 लाख दे दे, 10 करोड़ दे दे टैक्स, ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमको ही इसका लाभ मिले। उसके बाद कहा गया है यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार से इनकार करना दंडनीय अपराध है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति टैक्स ना देने के लिए इनकार नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो टैक्स ना देने के लिए इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा, उसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। ये तो रही टैक्स के बारे में छोटी छोटी मोटे मोटे तौर पर बातें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप समझ गए होंगे। अगर कम समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से पीछे ले जा कर के देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाएंगे। अगला क्या है? अगला है करों का वर्गीकरण। करों के वर्गीकरण का मतलब होता है कर कितने प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, कर कितने प्रकार का होता है। आपको ध्यान देना है जो टैक्स होता है यानी कि जो कर होता है वह मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मतलब होता है, एक हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसे डायरेक्ट टैक्स। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आपको ध्यान देना है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर लग जाए या जिस कंपनी पर लग जाए या किसी संस्था पर लग जाए या किसी फर्म पर लग जाए, जिस व्यक्ति कंपनी संस्था या फर्म के ऊपर लगे वही भुगतान करे, वही भुगतान करे, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। समझिए एक बार फिर से, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ऐसा कर जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लग जाएगा उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। जिस कंपनी की आय पर लगाया जाएगा, जिस संस्था की आय पर लग जाएगा, जिस फर्म की आय पर लग जाएगा, उसे ही भुगतान करना पड़ेगा। वह इसे दूसरे के ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे इनकम टैक्स हमारे ऊपर लग गया तो हमें ही पेमेंट करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की आय पर लगेगा, किसी संपत्ति पर लगेगा, इसे हम किसी अन्य के ऊपर थोप नहीं सकते, हस्तांतरित नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम राजकुमार मौर्य है, राजकुमार मौर्य, हमारे ऊपर अगर इनकम टैक्स लग जाए यानी कि डायरेक्ट टैक्स लग जाए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स जो आप
पढ़ते हैं बीकॉम में, एमकॉम में, सीए में पढ़ाया जाता है, बीकॉम में, एमकॉम में पढ़ाया जाता है, एमबीए में पढ़ाया जाता है, कुल पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति कंपनी, संस्था या फर्म पर लग जाए और वही भुगतान करे, और ये आय पर लगता है या संपत्ति पर लगता है, समझ रहे हैं, आय पर लगेगा या संपत्ति पर लगेगा और वही भुगतान करे। राजकुमार मौर्य के ऊपर लग गया तो राजकुमार मौर्य ही भुगतान करेंगे। इसका हस्तांतरण किसी अन्य पक्षकार, किसी अगले पक्षकार की ओर नहीं कर सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अगला है अप्रत्यक्ष कर। अभी आपको एक एक करके हम समझा रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब जैसे होता है जीएसटी। आप समझिए, जीएसटी जो आया है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर लगेगा, इसमें यह वस्तु पर लगता है, यह वस्तु पर लगता है, सेवा पर लगता है, उत्पाद पर लगता है। यह वस्तु पर लगेगा, सेवा पर लगेगा, उत्पाद पर लगेगा। जिस वस्तु पर लगेगा, जिस सेवा पर लगेगा, जिस प्रोडक्ट पर लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का हस्तांतरण किया जा सकता है। जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा है, ये मार्कर मैंने खरीदा है, तो इस मार्कर को कोई बनाने वाली कंपनी होगी, कोई बनाने वाली कंपनी होगी। कंपनी ने इसे थोक व्यापारी के पास भेजा, थोक ने फुटकर के बाद पास भेजा, फुटकर के बाद मैंने इसे परचेज कर लिया, मैंने इसे ले लिया, आखिरी दाम मैं चुका रहा हूँ, मैं चुका रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहे तो आप चुका रहे हैं, क्योंकि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उससे मैं फीस वसूल करूंगा। उस फीस में इस मार्कर का भी दाम होगा, इस मार्कर की स्याही का भी दाम होगा। तो आप समझना है कि सबसे पहले कंपनी जो है सरकार को देगी, कंपनी सरकार को देगी, कंपनी सरकार को देगी और थोक व्यापारी से ले लेगी। फिर उसके बाद थोक व्यापारी फुटकर से ले लेगा, फुटकर व्यापारी हमसे ले लेगा, हम आपसे ले लेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हस्तांतरण, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल क्या है? मोबाइल किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी चाहे जो हो, कंपनी ने सरकार को दिया, कंपनी ने सरकार को दिया, ठीक है। और किससे वसूलेगी? थोक व्यापारी से वसूलेगी। थोक व्यापारी वाले किससे वसूलेंगे? फुटकर वाले से वसूलेंगे। फुटकर वाले किससे वसूल लेंगे? हमसे और आप से वसूल लेंगे। हम और आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, हमसे और आप से वसूल लेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक किताब है, एक किताब है, आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, कंपनी बनाती है, कंपनी के बाद थोक व्यापारी लेकर आता है, थोक व्यापारी लेकर आने के बाद फुटकर लेकर आता है, फुटकर के जब आता है तो हम और आप खरीदते हैं। तो पहले कंपनी सरकार को देगी, कंपनी सरकार को देने के बाद थोक व्यापारी से वसूल लेगी। इस पर जो जीएसटी लगा होगा, जो वस्तु का टैक्स लगा होगा, सरकार से वसूल लेगी। सरकार थोक व्यापारी से वसूल लेगी, थोक व्यापारी फुटकर से वसूल लेगा, फुटकर व्यापारी हमसे और आप से वसूल लेगा। इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको समझावेंगे। डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में समझावेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट की बारी आएगी। प्रत्यक्ष कर में कहा गया है, प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जो व्यक्तियों की आय पर तथा संपत्ति पर लगाए जाते हैं। ये जब मैं जो बोल के बता चुका हूँ सब इसी में समाहित है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति की आय तथा संपत्ति पर लगाए जाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं जिन पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, वहन का मतलब होता है वही व्यक्ति चुकाएंगे जिनके ऊपर लगाया जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। क्या बोला? कराघात, करापात। कराघात का मतलब होता है जिस पर कर लगाया जाए। कर एक आघात है। हमने 10,000 रुपया कमाया, सरकार ने 1,000 रुपया कहा हमको टैक्स दो,
सरकार का टैक्स बन रहा है तो हमारा पैसा जा रहा है सरकार के यहाँ, तो आघात हुआ, आघात मतलब चोट पहुंची हमारे ऊपर और हम ही पेमेंट करेंगे। जिस व्यक्ति पर कराघात और करापात एक ही, जिस इनकम पर कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को सहन करना पड़े उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हैं? कह रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है अ टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इम्पैक्ट इनिशियल बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स अल्टीमेट बर्डन ऑफ द टैक्स आर सेम पर्सन। कुल मिलाकर कहा गया है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया वही व्यक्ति पेमेंट करे, मैंने शुरू में बता दिया आपको, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। आगे कहा गया है उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जो करदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, जिस व्यक्ति से यह एकत्र किया जाता है वह इसका भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। भारत में प्रत्यक्ष कर संबंधी मामले सीबीडीटी देखता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष करों का बोर्ड देखता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष करों का बोर्ड देखता है। प्रत्यक्ष कर जो संपत्ति पर लगाया जाए, जैसे इनकम पर लगाया जाएगा इनकम टैक्स होगा, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह सब भारत सरकार द्वारा देखा जाता है। जो पैसा जाता है कमाता, जो टैक्स लगता है भारत सरकार लेती है उसका, ठीक है। प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ क्या हैं? प्रत्यक्ष करों के गुण क्या हैं? प्रत्यक्ष करों के लाभ क्या हैं? देखो कहा गया है निश्चितता। निश्चितता का मतलब होता है यह टैक्स निश्चित होता है, कन्फर्म होता है कि जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध इसके बारे में निश्चितता होती है, करदाता को कर के रूप में कितनी राशि भुगतान करना होगा या सरकार को कितनी प्राप्त होगी, केंद्रीय सरकार को कितना पैसा प्राप्त होगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। पहले से फिक्स होता है कितना पैसा यहाँ से मिलेगा। अगला है अपेक्षाकृत लचीला। लचीला का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर लचीले होते हैं, आय में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष करों की राशि में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार चाहे कराधान के बारे में, राजस्व कराधान को बढ़ा करके टैक्स के नियम कानून को चेंज करके टैक्स को सरकार बढ़ा भी सकती है। अगला है समानता। प्रत्यक्ष कर भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील दर से लागू किया जाता है, मतलब कि जो प्रत्यक्ष कर हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो उनमें समानता नहीं है, उनमें अलग अलग नियम हैं। व्यक्ति पर अलग लगेगा, कंपनी पर अलग लगेगा, फर्म कर अलग लगेगा, सहकारी समितियों पर अलग लगेगा। उसके अलावा देसी कंपनी पर अलग लगेगा, विदेशी कंपनी पर अलग लगेगा। उसके अलावा जो व्यक्ति पर लगता है उसमें 60 साल से कम, 60 साल से 80 साल, 80 साल से ऊपर का नियम है। वो सब डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो आप पढ़ेंगे वहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है मुद्रास्फीति विरोधी। सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में मदद करती है। सरकार जब डायरेक्ट टैक्स लगा देती है तो लोगों के पास पैसा कम जाता है, और जब कम जाता है तो लोग पैसा कम खर्चा करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति मतलब महंगाई में कमी की जा सकती है। उसके बाद कहा गया है किफ़ायती या मितव्ययी। मितव्ययी किफ़ायती का मतलब प्रत्यक्ष करों को संग्रह करने में लागत कम आती है। करदाता और राज्य के बीच कोई भी मध्यस्थ नहीं होता है, ये डायरेक्ट सरकार, केंद्र सरकार ले लेती है पैसा। अगला है प्रत्यक्ष करों के दोष दिया गया है। दोष में कहा है अलोकप्रिय, मतलब कि इनपॉपुलर, अलोकप्रिय है, इसमें लोकप्रियता का अभाव है। मनमानी ढंग, इसमें लोग मनमानी ढंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है असुविधाजनक भी होता है, इसमें रिटर्न वगैरह फाइलिंग करना पड़ता है। संकीर्ण क्षेत्र का मतलब होता है कुल मिला के बहुत छोटा भाग व्यक्ति आयकर चुकाता है। इनकम टैक्स कुल जनसंख्या का छोटा भाग चुकाता है। कर की चोरी की तमाम सूचनाएं मिलती रहती हैं, जहां पर इनकम टैक्स अपने छापे डालता रहता है। तो आपको ध्यान देना है, मैंने प्रत्यक्ष कर के बारे में बता दिया है, कर के बारे में बता दिया है इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में अप्रत्यक्ष कर के बारे में शुरुआत करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि आप टैक्स के बारे में जानकारी रखें, आप टॉपिकों के बारे में जानकारी रखेंगे। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।